तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लगभग मैं आपसे 30 से 35 मिनट बात करूंगा, और 30 से 35 मिनट में अपने दिमाग को आप खुला रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके भीतर इतना नॉलेज, क्योंकि डेली आप कोई ना कोई चीजें सीखती आपके सामने नृत्य नई। अगर रोज आपको नया कोई ना कोई आपके सामने नया स्पीकर होता है, और डेली आपके पास जो नई नई महिलाएं आती है उनसे आप फीडबैक सीखती है, उनसे सारी जब सीखती है, तो आपके पास मेरे को यह है, आशा है कि आपको मेरे से ज्यादा अनुभव होगा, मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा, मेरे से आपने ज्यादा सुना होगा। लेकिन मैं जो 30 से 35 मिनट आपसे बात करूंगा, उस 30 से 35 मिनट की बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने दिमाग को खाली रखिएगा। मेरे पहले की जिंदगी, आरसीएम बिजनेस से पहले की जिंदगी की, जिसको आप फोटो को कई बार देख चुके होंगे, कि नाम प्रहलाद राय, भिलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं। मेरा जन्म जो है कि एक ऐसे किसान परिवार में हुआ, और एक ऐसे गांव से में मेरा जन्म हुआ जिस गांव में आज दिन तक भी रोड नहीं है। उस गांव में आज दिन तक भी जो है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में अभी पिछले 2 साल पहले, अभी कोई साल 2 साल में भी लगे हैं, लेकिन आज के 4 साल पहले तक कोई गांव में ग्रेजुएट लड़का नहीं था। अभी कुछ, क्योंकि 3 तो हम ग्रेजुएट हो गए हमारे परिवार में, बाकी 1 2 और हो गए हैं। और गवर्नमेंट जॉब में भी अभी इसी साल में 2 से 3 जो है कि लड़के लगे हैं। एक पोस्ट ऑफिस में है, और एक बाकी एक कर्मचारी में है, पंचायती राज में है। तो एक ऐसे गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। कक्षा 5 तक मैं गांव में पढ़ा। उसके बाद मेरे पिताजी जो है कि भिलवाड़ा भिलवाड़ा स्पिनर्स में काम किया करते थे। तो मैं क्लास 6 से मैं भिलवाड़ा आया, भिलवाड़ा पढ़ा। और जब भी व्यक्ति देखे कि गांव से जब शहर में आता है, तो उसके भीतर कई तरह की हलचल होती, उथल पुथल होती। ऐसे मेरे जीवन में भी उथल पुथल हुई। लेकिन कहते हैं कि आदमी सोचता कुछ और होता कुछ और है। बड़े सपने थे, पढ़ने की इच्छा थी, सब कुछ थी। लेकिन जब मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था, तो एक दिन पिताजी ने बोला कि मैं अब तुझे नहीं पढ़ा सकता। बाद में पता चला, पूछने की हिम्मत नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से उनको नौकरी से रिजाइन देना पड़ा। और परिवार में सबसे बड़ा मैं था, तो मैं एक कपड़े की फैक्ट्री, क्योंकि भिलवाड़ा एक टेक्सटाइल का हब है, तो मैं एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लग गया। शुरू शुरू में झाड़ू पोछा हेल्परी का काम किया। लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी, मन में बड़े सपने थे। तो मैं धीरे धीरे फैक्ट्री में काम करते करते, पढ़ने की इच्छा थी तो मैंने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की, प्राइवेट पढ़ना शुरू किया। प्राइवेट पढ़ने धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद में इधर मैं जहाँ फैक्ट्री में काम करता था, तो शुरू शुरू में हेल्परी का काम किया। फिर धीरे धीरे मैंने कपड़ा फोल्ड करना सीखा, फिर कपड़ा काटना सीखा। फिर वो सीखने के बाद में मैंने सुपरवाइजरी का काम किया। सुपरवाइजरी का काम करने के बाद में फिर मैंने इसी पीरियड में, जब ग्रेजुएशन हो गया, तो मैंने एक लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया। लाइब्रेरियन का डिप्लोमा के बाद वापस आया, तो फिर मैंने सारी चीजों को छोड़ के, लाइब्रेरियन के डिप्लोमा में जो कुछ चीजें बात हुई, उसकी वजह से उसको छोड़ के मैं धीरे धीरे फिर एक कपड़े की किसी एक मार्केटिंग मार्केटिंग में कंपनी में उसमें काम करने लगा। उस मार्केटिंग कंपनी में जब मैंने काम करने लगा, तो उस मार्केटिंग कंपनी में काम करते करते ये बिजनेस मेरे जीवन में आया, और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो पहले महीने की जो मेरी इनकम थी, वो लगभग 544 रुपए की इनकम थी। फिर दूसरे महीने काम किया, फिर तीसरे महीने काम किया। तीसरे महीने मेरी इनकम थी लगभग करीब 6,000 की। चौथे महीने काम किया, तो लगभग 13,000 रुपए की इनकम थी। जब 13,000 रुपए की इनकम आई, तो जहां मैं काम कर रहा था, तो सेठ जी ने कहा कि बड़े भाई साहब ने कहा कि प्रहलाद, या तो नौकरी करेगा या आरसीएफ। और मेरे परिवार की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह की परिवार की स्थिति। तो मैंने नौकरी को चुना, क्योंकि उसके पीछे के कई रीजन है, इतनी बड़ी स्टोरी नहीं है। लेकिन नौकरी को चुना, और नौकरी मैं करता रहा। लेकिन साथ जब नौकरी में भी कहते हैं ना कि जब आप छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जब बात करते हैं, तो हर बिजनेसमैन ये तय कर लेता है कि यार, कि अभी ये छोड़ रहा है, तो इसका सब्स्टिट्यूट कोई दूसरा ढूंढना चाहिए। और इसी तरीके से मेरे साथ हुआ। जब इंक्रीमेंट का समय आया, तो इंक्रीमेंट नहीं लगा। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा, भाई, कि अब तुम्हारा तो आरसीएम से इनकम आती है, तो इंक्रीमेंट की क्या जरूरत है। और मैंने नौकरी को रिजाइन किया, और कपड़े की एजेंसी करना शुरू किया। कपड़े की एजेंसी की 6 महीने में, 6 महीने तक मैंने लगभग कपड़े का मैं 1 से 1.5 करोड़ का कपड़ा बेचा। लेकिन वहां पर भी क्या है कि पैसा जो आता है वो साल 1.5 साल बाद आता है, और हमारे परिवार कितना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मेरे को इस पीरियड में काफी कर्जा हो चुका था, हैंड टू माउथ हो चुका था। पैसा एजेंसी में लेट मिलता था, तो क्या करें।
फिर एक दिन मैंने टीसी सर को फोन किया। ये बात है 28 अक्टूबर 2002 की। 28 अक्टूबर 2002 को मैंने टीसी सर को फोन किया कि भाई साहब मुझे वापस नौकरी की जरूरत है। तो टीसी सर ने एक ही बात कही कि यार कि प्रहलाद तेरे को किसने मना किया। और मैंने 29 अक्टूबर 2002 को आरसीएम बिजनेस में वापस फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी ज्वाइन की। जब नौकरी ज्वाइन की, महीने 2 महीने 3 महीने काम किया, उस पीरियड की भी काफी ज्यादा। 2-3 महीने बाद मैंने टीसी सर से जाके बात की कि भाई साहब देखिए कि मैंने जहां जहां पर भी मैं नौकरी कर रहा था वहां पर एक बात कहते हैं कि अगर तेरे को नौकरी करनी है तो साइड में पार्ट टाइम आरसीएम नहीं कर सकता। और मुझे आरसीएम बिजनेस तो करना है लेकिन मैं पार्ट टाइम ही करूंगा। मेरे फैमिली का कंडीशन इस तरह से ठीक नहीं है कि मैं फुल टाइम इस बिजनेस को नहीं कर सकता, मुझे पार्ट टाइम ही बिजनेस करना है और आप मुझे पार्ट टाइम बिजनेस करने की परमिशन दें। तो जब उन्होंने कहा कि पार्ट टाइम बिजनेस करने की, जब भाई साहब ने परमिशन दी, तो मैंने क्या है कि जो पीरियड में जिन लोगों को ज्वाइन कराया उन लोगों की लिस्टों पर वापस उन लोगों को मैंने वापस टटोला, कहा यार के बिजनेस करना है। लेकिन उस समय सिर्फ पैंट पीस था। तो पैंट पीस था तो और कोई प्रोडक्ट था नहीं। लोगों की सिर्फ ज्वाइनिंग से एक वन टाइम ही पैसा आता था। किसी का वॉल्यूम जो है कि वन टाइम ही होता था, बाद में मिलता। मैंने जब काफी सारे लोगों से डिस्कस किया तो उन लोगों ने कहा कि यार, बातचीत किया तो कहा कि यार के बिजनेस यहाँ नहीं चलेगा। और मेरी जो लिस्टें थी, क्योंकि लिस्टें आप देखते हो कि मैं उस समय सिर्फ शूटिंग पैंट पीस का था, तो मेरी लिस्टें जो है कि गांव वालों की थी जो कि धोती पहनने वाले, साफा पहनने वाले। और धोती और साफा पहनने वालों को मैं पैंट है तो पहनाने से रहा। ऐसा नहीं कि भाई उनको मैं पैंट पहना लूं जाके कि यार कि तुम पैंट पहनो धोती कपड़ा। तो ऐसा था। लेकिन जुनून था बड़ा। तो मैंने, लेकिन जब भी मैं बात करता, अपलाइन से बात करता, डीसी सर से बात करता, तो एक ही बात होती है कि लिस्टें निकालो, लोगों को बिठाओ, मीटिंग में बिठाओ। लेकिन लोगों को मीटिंग में कहाँ से बिठाए, क्योंकि लोग इस तरह के कोई धोती पहनने वाले लोग ना मीटिंग में आते हैं, ना शहरों में आते हैं, ना कुछ होता। लेकिन मैं हार नहीं मानी। मैं जितने भी लोगों को मैंने ज्वाइन कराया उन लोगों को मैं बताता रहा, उन लोगों से बात करता रहा, धीरे 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 उनकी लिस्टें बिल्ड करवाता रहा। तो लिस्टें बिल्ड करवाते सिर्फ एक लिस्ट मिली मुझे लखनऊ की, और लखनऊ से मैंने एक व्यक्ति को, जब जयपुर के अंदर एनिवर्सरी थी तो उस एनिवर्सरी में इनवाइट किया। एक व्यक्ति को इनवाइट किया, और एक व्यक्ति को जब ये बिजनेस समझ में आ गया और उस व्यक्ति ने जाके कैलकाटा में बिजनेस की स्पॉन्सरिंग की और कैलकाटा से बिजनेस का शुरुआत की। इसका, यहां तक जो मैंने स्टोरी बताई, इसका मोरल है कि अगर आपके पास, कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरी लिस्टें नहीं है, मेरी मेरी जान पहचान के लोग नहीं है, लिस्टें खत्म हो गई, या कुछ नहीं हो सकता, मेरी लिस्टें खत्म हो गई, मैं किसको दूंगा। तो दोस्तों, ऐसा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब आप इस बात को ठान लेंगे और आपका एक दृढ़ संकल्प हो जाएगा कि यस मुझे करना है। देखिए ठानने में कैसे है, मैं एक आपको छोटी सी ठानने पे एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक ग्वालिन, एक पहाड़ी के ऊपर एक किला था, राजा का राजमहल बना हुआ था। और नीचे से एक ग्वालिन जो है कि रोज सुबह दूध लेके जाती थी, और सुबह जाके वहां दूध दे के, महल के अंदर राजा के घर में वहां दूध दे के वापस शाम को वापस अपने घर पे आ जाया करती थी। इस तरह से उस पहाड़ी पे चढ़ने और उतरने में पूरा दिन लग जाता था। लगभग वो देख के आती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ग्वालिन जो है कि दूध दिया उसने, और दूध देने के बाद में वापस जब नीचे उतरी थी तो रास्ते में कुछ लोग उसको लोगों के साथ बैठ के वो बातें चीतें करने लग गई, और बातें करने लग गई। और बातें करते करते उसको पता ही नहीं रहा कि कैसे टाइम बीत गया और शाम पड़ चुकी थी। जब वो जूही शाम को जब निकलने लगी तो पूरे उसके राजमहल के सुरक्षा की दृष्टि से उस किले के दरवाजे सारे बंद कर दिए। किले के सारे दरवाजे बंद कर दिए। और जब दरवाजे बंद कर दिए तो उस ग्वालिन ने, जो पहरेदार थे, उन सिपाहियों से काफी अनुरोध किया, काफी मिन्नतें की कि मुझे घर जाने दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए, क्योंकि मेरे 2 महीने का छोटा सा बच्चा है जो कि मैं सासू माँ के सौंप के आई थी। मुझे मेरे किसी भी हालत में मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। वो बच्चा जो रात में अकेला नहीं रह पाएगा। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सिपाहियों ने और फौजियों ने किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोला। सिपाहियों ने जब दरवाजा नहीं खोला तो जो ग्वालिन है वो अंदर के अंदर रह गई। लेकिन उसने क्या है कि अपने बच्चे के पास जाने का ठान लिया। तो ग्वालिन जो है कि इधर से उधर चक्कर लगाने लगी, और चक्कर लगाते लगाते जब वो किले के पास हुई तो उसने कहा कि किले का जो पिछला हिस्सा है, पिछले हिस्से में काफी घना जंगल है, और इस जंगल होने की वजह से वहां पर न कोई चौकीदार न कोई पहरेदार ज्यादा वहां रहते हैं, और उस जंगल में पूरे हिंसक जानवर है।
लेकिन उसने ठान लिया कि मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, तो वो किसी तरीके से पिछले दरवाजे से निकल के और उस घने जंगल, जहाँ की उस जंगल में खूंखार जानवर सारे रहते हैं, लेकिन उस जंगल पार करते हुए अपने घर पे पहुंच गई, बच्चे के पास पहुंच गई। और बच्चे के पास पहुंच के, और जब सुबह हुआ तो सुबह उसने वापस अपनी उठा और गायों का दूध दूध निकाला, दूध निकाल के दूध लेके वापस अपने जो है कि राजा के वहां, जब सुबह दरबारियों ने जब वो खोला, चौकीदारों ने, पहरेदारों ने जब वो दरवाजा खोला, तो मालिन को, ग्वालिन को सामने देखा, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। कहा कि रात को तो ये हमारे से मिन्नतें कर रही थी कि मुझे जाना है, जाना है, मेरे बच्चे के पास जाना है, तो ये जब हमने दरवाजा नहीं खोला तो ये सुबह उठते पहले ये बाहर कैसे जाके वापस कैसे आ गई। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने तुरंत उस ग्वालिन को राजा के पास लेके चले गए। और जब राजा ने उससे पूछा तो उसने कहा कि देखिए कि मेरा बच्चा था 2 मास का और छोटा बच्चा था, तो मुझे जाने का मैंने ठान लिया था, तो मैं पीछे के दरवाजे से मैं निकले। तो उसने कहा कि पीछे के दरवाजे पे हम इसलिए नहीं रखते हैं कि उस जंगल में हिंसक जानवर हैं, और तुम्हें ये नहीं था। तो कि जब मैंने इतना डर ठान लिया कि मुझे रास्ते में कुछ नजर आया नहीं है और मैं तुरंत भग के निकल गई। तो इस कहानी का मोरल क्या है कि जब आप किसी काम को करने के लिए दिल से ठान लेते हैं तो सारी बाधाएं जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। और आपके पास आपकी लिस्टें नहीं है कि आपका कुछ नहीं है, जब आप इस तरह से ठान लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो है कि प्रकृति जो है कि आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक मुहैया कर देती है। तो ठीक इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ, और मैंने वहां से जो है कि धीरे धीरे लिस्ट निकाल के कैलकाटा से इस बिजनेस की शुरुआत की। और इस डायरेक्ट सेलिंग में और आरसीएम बिजनेस का एक अपवाद भी, एक लीडर मान ले सकते हैं आप, मेरे लिए अपवाद भी है। क्योंकि मैं जब स्टार भी बना था, जब पहली बार स्टेज पे गया, आप तो देखिए कि आप कितने बड़े खुश नसीब हैं कि आप अभी से एक रोयल्टी के मुकाम पे आप बोलने का मौका मिल रहा। स्टार भी बना था जब तक तो मुझे लोग जानते ही नहीं थे कि यार कि ये बिजनेस करता है या क्या करता है। तो आप इस नाते भी आप देखें तो आप मेरे से कई गुना ज्यादा आप आगे जा सकते हैं, आपके पास इतना बड़ा पोटेंशियल है। दूसरा आपके पास एक बड़ा है कि जिस समय मैंने शुरुआत की थी तो ना कोई पॉजिटिव एटीट्यूड की, मेंटल हेल्थ की कोई बुकें हुआ करती थी, ना यूट्यूब पे कोई आपको ऐसे कोई वीडियो मिला करते थे, न कुछ नहीं हुआ करता था उस समय हमारे को। कौन सी किताबें पढ़नी, कौन सा क्या करना। मैं कभी भी सोचता हूँ, मैंने कहा जो आज का जैसा एटमोस्फेयर काश अगर हमारे पास उस समय होता तो हम कहाँ से क्या होते। क्योंकि उस समय मैं लगभग पहले 4.5 5 साल तक मैं मात्र दिन 23 घंटे काम करता था, 22 से 23 घंटे। उस 4.5 5 साल तक जब इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम किया, तो मैं एवरेज 1 से 1.5 घंटे सोता था। आपको अभी लगता होगा कि इतनी बड़ी कामयाबी, इतने ये सब कुछ, लेकिन जरा उसके पीछे देखिए कि उस 4.5 5 साल तक मैं एवरेज 1 से 1.5 घंटे में सोता था। और 1 से 1.5 घंटे सोने इस तरीके से, अगर आज आपके पास बोल दिया जाए कि यार इस बिजनेस को करो, तो आप कहेंगे कि यार पिकअप सेंटर दूर है, फलानी जगह इतना दूर है, मीटिंग इतनी दूर होती। उस समय मैंने शुरुआत की थी तो कैलकाटा, भिलवाड़ा से कैलकाटा जो है कि किटे जाया करती थी, न कि वहां कोई आसपास में पिकअप सेंटर था, न कुछ इस तरह से था। तो इस तरह से ये कहानी पूरी हुआ करती थी। लेकिन आज आप जहां पर भी खड़े हो जाते हैं, वहां पर आपको हर जगह पे पिकअप सेंटर मिल जाए। लेकिन जब इस बिजनेस में आप पूरे लगन से, डेडिकेशन से लगे रहते हैं, तो ये जब ऐसे लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। तो वह है कि यहाँ बैठे हुए आज हॉल में जितने भी जूम वेबिनार पे प्लस यूट्यूब पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा यह दुआ है कि आप सब लोगों की जिंदगी बदल सकती है। किसी भी काम को हम महत्व कब देते हैं? हम किसी भी काम को महत्व तब देते हैं कि जब हम उस काम की हमारे को वैल्यू पता हो। आप रोड पे चलते हैं, कील के एक लोहे के अपने पांव के जैसे कि जूते चप्पल की ठोकर लगती है और उससे खनन की आवाज आती है, और उस आवाज को सुन के हमें लगता है कहीं पैसा तो नहीं, सिक्का तो नहीं है। और हम जब देखते हैं तो देखते हैं यार कोई लोहे का वाइसर है या कील है, ऐसा लगता है। तो ये सारा क्या है? पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम यार। कि कहते हैं कि आपके दिमाग में कि यस मैं कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं, यस मैं नहीं कर सकता हूं तो मैं नहीं कर सकता हूं। माइंड का गेम है ये सारा का सारा, माइंड का गेम। तो हम किसी भी काम को महत्व कब देते हैं? जब हम उस चीज की हम वैल्यू करते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने जीवन की वैल्यू कीजिए, अपने परिवार की आप महत्व को समझिए, प्लस इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस को समझिए कि ये बिजनेस आपके जीवन में क्या क्या कर सकता है। ये बिजनेस आपके जीवन में आने वाली, और देखिए कि एक, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है कि आईआईटी की तैयारी करता है, मेडिकल की तैयारी करता है,
तो आप देखो कि जो मेडिकल की तैयारी कर रहा, आईआईटी की तैयारी कर रहा, वो डेली 8 से 10 घंटा पढ़ता है, तब जाके वो मेडिकल की उसकी तैयारी कर पाता है। और उसमें सिर्फ उसका एक जीवन सुधर रहा है, और यहाँ आप 7 पीढ़ियां क्या पीढ़ियों दर पीढ़ियों की जिंदगी सुधारना चाहते हो, तो इस बिजनेस की उस तरीके से आप इस बिजनेस की वैल्यू को समझिए कि ये क्या कर सकता है। हम सब लोग अपने सपनों के साथ इस बिजनेस में आए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता है तो इस बिजनेस में अपने सपने पूरे करने के लिए आता है यार, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए, फिर उसके ड्रीम किसी भी तरह के हो। हम सभी लोग चाहते हैं, चाहते होंगे कि हमारे सपने पूरे हो। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बड़ा हो, मेरा बिजनेस जो है कि बहुत बड़ा जाए, मेरा बिजनेस जो है कि स्टेबल हो, आपका बिजनेस जो है कि स्टेबल हो, आपका बिजनेस जो है कि वाइबल हो या प्रॉफिटेबल हो, हमारा बिजनेस जो है कि प्रॉफिटेबल हो। ये बिजनेस जो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को हम विरासत के रूप में खड़ा हो। ये हम पीछे जा हम चले जाए तो हमारे पीछे जो हमारे बच्चे को, अगर हम स्टार रूबी, तो हमारे बच्चे को हम स्टार रूबी के रूप में देख के छोड़ के जाना चाहते हैं। तो हमें अगर ये सब चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये बिजनेस जो है कि नंबर का खेल है। नंबर का खेल क्या है कि आपकी टीम में कितने, वाइटल साइंस है कि आपके टीम में कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं, आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले कितने लोग हैं, आपकी हमारी टीम में होम मीटिंग लेने वाले कितने लोग हैं, हमारी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो कि 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमारी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो कि ऑडियो और कैसेट सुन रहे हैं, हमारी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो कि मीटिंग और सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, हमारी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो कि कंसिस्टेंसी ऑफर में है, हमारी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो कि बुक ऑफ द मंथ के ऊपर है। ये सारा क्या है कि नंबर का खेल। अगर हम इस पे करना है, अगर हमारे को बड़ा करना है, तो हमारे पास इसकी संख्या को आप बढ़ा दीजिए, इस पे आप कर लीजिए। देन दूसरा है लीडरशिप को बढ़ाना। देखिए कि कहते हैं ना कि डिब्बे बहुत होते हैं लेकिन इंजन एक ही होता है पूरी ट्रेन में। तो हमारी टीम में भी अगर हमारे को बिजनेस को बड़ा करना है तो ये इंडिपेंडेंट लीडरशिप है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि आपका हमें, न तो हम किसी के मालिक हैं और न हम किसी के नौकर हैं, हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, इस बिजनेस के हम खुद मालिक है। और जब हमारे ऊपर हमारा भी कोई मालिक नहीं है और हमारे नीचे भी कोई नौकर नहीं है, तो हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट लीडर है। और इंडिपेंडेंट लीडर है तो हमारे पास क्या है कि लीडरशिप को हमारे को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिसके टीम में जितनी ज्यादा लीडरशिप होगी उतना क्या होगा। और दूसरा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप क्या है कि अगर हम इसको 4 देखते हैं कि सबसे पहले हंटर एज था, हंटर एज के बाद में एग्रीकल्चर एज आया, एग्रीकल्चर एज के बाद इंडस्ट्रियल एज आया, इंडस्ट्रियल एज के बाद में टेक्नोलॉजी एज आया, टेक्नोलॉजी के एज के बाद में भी क्या रिलेशनशिप के। तो ये रिलेशनशिप जो है कि रिलेशनशिप अभी जितना कहता नहीं कि जितना पैसा काम नहीं करता उससे कई गुना ज्यादा लोगों के रिलेशन काम करते हैं। तो हमारे रिलेशनशिप को हम कैसे बढ़ाने, इसमें हमारे को होगा, और इसमें हमारे को रिलेशनशिप में हमारे विवेक को काम करना होगा। अब संख्या की संरचना पर अगर हम बात करें तो मैंने क्या डाटा देखा कि कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के टीम में जो है कि टोटल जो है कि केवाईसी जो ओके है, उस केवाईसी ओके के भीतर में अगर हम बात करते हैं तो लगभग 9 से 10% तो 12% लोगों की, जो सीनियर पुराने लोगों को मैंने निकाला कि पार्ट 1 में, तो 10 लगभग 8 से 10-12% लोगों की केवाईसी जो ओके है। और 12-15% केवाईसी जो ओके में से जब बात करते हैं तो 7% लोग सिर्फ यूजर है। कितने परसेंट लोग हैं? 6 से 7% लोग हैं जो कि उसका में सिर्फ यूजर है। और उसमें से भी हम बात करते हैं तो 80% बिजनेस जो है कि मात्र 20% लोगों से आ रहा है। यानी कि आप अपनी परचेज लिस्ट निकाल के आप चेक करेंगे तो आपका जितना भी बिजनेस आ रहा है वो बिजनेस का 80% बिजनेस आपके जितने डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि मात्र 20% लोगों में से वो 80% बिजनेस आ रहा है, और बाकी के 80% लोगों में से सिर्फ 20% बिजनेस आ रहा है। तो हमें क्या है कि संख्या की संरचना पे जो काम करना है, कि नंबर ऑफ क्या है जो कि इसके हमारे को बढ़ाने पे काम करना है, कि हमारे पास कंसिस्टेंसी में कितने लोग हैं, कितने लोगों की परचेजिंग है, कितने लोगों का क्या है। तो हमें इस संख्या और संख्या के नंबर के गेम को समझना पड़ेगा, और इस नंबर के गेम को समझने के लिए हमारे पास कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, कितने क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमारे को बड़ा काम करना है। जब आप इस पे काम करेंगे अपनी अपनी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी अप्रेजताएं और सारी महिलाएं टीचर हैं या मतलब टेक्निकल अचीवर हैं या रोयल्टी अचीवर हैं या लीडरशिप अचीवर, तो सबकी अपनी अपनी परचेज लिस्ट भी निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं तो अपने अपलाइन रोयल्टी से और अपने टेक्निकल से आप इस लिस्ट को निकाल कर आप इस बात को चेक करिएगा कि हमारी टीम में ये नंबर का गेम क्या है।
अगर मैं इस नंबर के रेशियो को, अगर आप जब एवरेज देखेंगे तो एवरेज परचेज जो आपका आ रहा होगा 900 से 1100 रुपए 1200 रुपए पर पर्सन एवरेज आ रहा होगा परचेज, तो किस तरीके से मैं अगर इस एवरेज को 1500 2000 रुपए भी लेके आ जाती हूँ तो आपका जस्ट डबल बिजनेस तो हम ऐसे हो जाता है। और ये सब चीजें मैं आपके बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि महिलाओं के पास हो सकती है, क्योंकि महिलाएं अगर किसी चीज से कन्विंस हो जाए, वो उसको ठान लेती है, तो फिर वो किसी भी हालात में उसको कर लेती है। तो ये इसलिए आप इसको दूसरा है लीडरशिप को बढ़ाना। लीडरशिप को बढ़ाना यानी कि क्या है कि हमारे पास देखिए कि महिलाओं को सपने, आज पुरुषों के पास जो है कि पुरुषों के पास क्या है कि अधिकांश से कोई चॉइस नहीं होती। अधिकांश से पुरुषों को आप देखोगे तो व्हाइट शर्ट होगा, या किसी का लाइट ब्लू कलर और लाइट ब्लू कलर का शर्ट होगा, या किसी के, मैंने आज चेक कर रहा था, आज दीपावली के सफाई से कर रहा था, मैंने व्हाइट व्हाइट शर्ट देखा, मेरा 18 व्हाइट शर्ट है, लेकिन मेरी पत्नी की कोई भी साड़ी डबल एक कलर की नहीं है। कितना बड़ा है। और मेरे पास देखा था 18 शर्ट व्हाइट है। तो इससे, और मैंने पैंटें देखी तो मेरे पास 6 पैंट ब्लैक की है, ब्लैक है। तो इससे पता चलता है कि सपने देखने की जो ताकत है वो सिर्फ महिलाओं में है। और महिलाओं में जब सपने देख की ताकत है, तो आप अपनी टीम के अगर कोई पुरुष भी है तो उनके साथ में आप जाके फैमिली के साथ में बैठ के उन महिलाओं में उनको सपनों के उनको जगाइए आप। उनके सपनों को जगाइए कि वो अपने बच्चों को कौन सी एजुकेशन, कैसे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों की वो किस तरह की शादी करना चाहते हैं, उनके बच्चों के साथ बैठे, उनकी पत्नी के साथ बैठे कि आपको किस तरह की ज्वेलरी चाहिए, आप किस तरह की गाड़ी चाहिए, गाड़ी में आप बैठना चाहते हैं, किस तरह के वो मकान में रहना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पर पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ जैसे कि देश विदेश कहाँ कहाँ वो घूमना चाहते हैं। जाके उनके सपनों को जगाइए, उनको सपने देखने की ताकत को जगाइए, उनके सपनों को ताकत का जगाइए, और सपने देखने की ताकत जो है उसमें भरिए आप। और जब सपनों की ताकत भर लेते हैं तो उनके भीतर एक विश्वास जगाइए। यस, उनको बात करिए कि अभी तक जिन लोगों ने इस बिजनेस से सपने देखे हैं, उन सपनों को विजुलाइज किया है, तो इस पे विश्वास करिए आप। उन सपनों को आप, उनका विजन बोर्ड बनवाइए, उनके साथ उनकी पिक्चरों की, उनकी मनचाहे की कॉपी लगवाइए, और उनके भीतर उनको उन सपनों के प्रति उनको विश्वास की ताकत बताइए कि अभी तक इन लोगों ने ऐसा किया तो ये करिए। और कई बार ऐसा लगता है कि परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों में जो काम करने का साहस पैदा करे। कई सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं मिलता, हम अगर इस पे करेंगे तो परिवार के साथ पीछे भरण पोषण का क्या होगा, मकान की ईएमआई का क्या होगा, बच्चों की स्कूल फीस का क्या होगा, बाइक की ईएमआई का क्या होगा, किसी तरह। और उनको सिर्फ एक बात कहिए विपरीत, कि दुनिया में आज दिन तक कभी भी हमने अखबार में या कहीं पर भी किसी किताब में, न्यूज में हमने ये नहीं पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति अधिक काम करने से मर गया हो। हमने अधिकांश पढ़ा है कि आदमी गरीबी से मरा, भूखमरी से मरा, इससे मरा, भूख से मरा, या किससे मरा, लेकिन कभी कोई ज्यादा काम करने से नहीं मरा। तो उनको देखिए कि आपके पास, हर व्यक्ति के पास जो है कि 24 घंटे होते हैं, तो उनके भीतर उसको किस तरीके से टाइम मैनेज करके उसको कैसे काम करना है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम करना है, ये उन चीजों को आप उनको सिखाइए। और आप जब भी काम करता हो तो हैबिट से, हैबिट वर्सेस हॉबी, हम कौन से काम को है कि यार कि किसी भी काम को आप हैबिट से करते हैं या हॉबी से करते हैं। जैसे कि मंजन करना, सुबह उठते पहले, जैसे किसी की मॉर्निंग टी चाय पीने की आदत है, वो क्या है, हैबिट या हॉबी है? आप बताएंगे वो क्या है, उनकी हैबिट है या हॉबी है मॉर्निंग में चाय पीना? हैबिट है सर। हैबिट है। आप टूथब्रश करते हैं सुबह उठते पहले, जैसे कि ब्रश करते हैं, कोई कहेगा खाने के लिए, नहीं नहीं मैंने ब्रश नहीं किया, ब्रश करना क्या है, हैबिट या हॉबी है? हैबिट है सर। हैबिट है। यानी कि हमें इस बिजनेस में जो जो भी, जैसे कि प्लान दिखाना है, लोगों को कॉलिंग करना है, ये सब कुछ करना, इस काम को इतना कर करके, इतना कर करके, इतना कर करके, इतना कर करके उसकी हैबिट बना लीजिए, ताकि उस काम को कभी भी आपको करने में जोर नहीं आए। कभी भी हमारे को काम करते हम उबे नहीं, उस काम को करते वक्त कभी भी हमारे को दुख दर्द महसूस नहीं हो, उस काम को करने से हम कभी भी हमें उब नहीं जाए हम। तो जो भी हमारे को इसमें काम करना है उसकी हमारे को हैबिट बना लीजिए। अगर आप इस बिजनेस को हॉबी से करेंगे तो जब आपका मन आएगा तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपने डेली 1 PM में बैठ बैठ के इतनी हैबिट बना ली कि जो ही 12:45 बजती होगी मन में खुजली होती होगी यार कि तुरंत ज्वाइन करना, तुरंत ज्वाइन करना, तुरंत ज्वाइन करना। ये क्योंकि आपकी इतनी हैबिट बन चुकी है इसके। तो हमें अगर जो काम करना है उसमें हैबिट है। देन इमोशन एंड पैशन, इस काम को है कि कभी भी आपके आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इमोशन क्रिएट करिए
क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है वो सिचुएशन बेस्ड काम करता है, सिचुएशन बेस्ड काम करता है। कई बार ऐसा हो रहा होगा कि सुबह हम सो रहे हैं, बड़ी नींद आ रही, मीठे मीठे सपने आ रहे हैं, लेकिन इतने में उठने का मन नहीं कर रहा, लेकिन दूध वाला आके आवाज लगाता है दूध दूध दूध, तो फिर वो कितने ही सपने हो, कितने ही कुछ हो, लेकिन तुरंत उस सपनों को छोड़ के उठ के दूध लेने आना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई। अगर हम दूध नहीं लेने जाएंगे तो दूध वाला चला जाएगा, फिर हमारे को कहीं डेयरी से लाना पड़ेगा, या पास में नहीं है तो क्या लाना पड़ेगा। अभी हमारे को मंथ टू मंथ पेमेंट देते हैं तो अभी ऐसे लाना पड़ेगा, लेकिन जब डेयरी से लेने जाएंगे तो हमारे को रोकड़ में लाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। तो ये तो हम क्या है कि उसको सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जबकि संडे नहीं होता तो हमारे को जल्दी उठ के बच्चों को टिफिन तैयार करना है, उसको स्कूल तैयार करने के लिए भेजना है, तो इसलिए हम उठ जाते हैं, क्योंकि उस तरह की सिचुएशन है। और जब बच्चों को नहीं होना होता है, लेट नहीं भेजना होता है, तो हम थोड़ा आराम से बच्चों को भी लेट उठाते हैं, हम भी लेट उठते हैं कि यार ठीक नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जब हम काम करें तो इस काम को इमोशन और पैशन से, यानी कि आपके काम में इस तरह का एक इमोशन क्रिएट करिए, इस तरह का, जिससे कि उससे आपके भीतर काम में एक जुनून पैदा हो जाए, कि जुनून करने के लिए जुनून हो जाए। और सफलता को प्लान कीजिए साहब। हमारी जो सफलता है उस सफलता को आप प्लान कीजिए, क्योंकि बिना सफलता के प्लान किए आपको कोई भी बिना प्लान किए आपकी सफलता नहीं होगी। और लाइफ को बैलेंस से जिए आप, कि हमारे पास बैलेंस लाइफ जिए, कि हमारे पास परिवार भी होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए, वर्किंग भी होना चाहिए, हेल्थ भी होना चाहिए, इन सारी चीजों को। और हमेशा एक्शन में रहिए आप। जब आप हमेशा एक्शन में रहेंगे तो आपको ये लीडरशिप हमारे को काम। देन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में आप अपने विवेक को काम में लीजिए। हमें अगर इस बिजनेस से टाइम फ्रीडम चाहिए, हमें इस बिजनेस से अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें इस बिजनेस से सिक्योरिटी चाहिए, कि यार कि हमारे पास आने वाली हमें इसकी लीजेसी पैदा जाए, हमारे इस बिजनेस से हमारे को हैप्पीनेस चाहिए। अरे ये अगर ये आपको सारी चाहिए, तो कहते हैं कि इस बिजनेस में क्या है कि कोई इस बिजनेस में जो आता है वो आता है देखिए, कि जब इस बिजनेस को देखता है, इस बिजनेस को देखता है, देखने के बाद निर्णय लेता है, निर्णय लेने के बाद में जब वो इस प्लान को देखता है तो उसके भीतर एक होप क्रिएट होती है, होप एक आशा जगती है, होप क्रिएट होती है कि यस, इस बिजनेस से मैं मेरे बच्चों के सपने पूरे कर पाऊंगा, मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन ले पाऊंगा, मेरे बच्चों का मैं भविष्य का बड़ा अच्छा निर्माण कर पाऊंगा, मैं मेरे सपनों का घर बना पाऊंगा, मैं मेरे सपनों की गाड़ी ले पाऊंगा, मैं मेरे सपनों का जीवन जी पाऊंगा। इस प्लान को देखते पहले इस तरह की एक होप पैदा होती है। और जब होप पैदा होती है, और होप पैदा होने के बाद में होप पैदा होती है, तो इस बिजनेस में वो कुछ प्रोडक्ट यूज करता है, अपनी लिस्ट बनाता है, कुछ काम करता है। और जब काम करके जब उस प्रोडक्टों के साथ कुछ उसको इनकम आती है, तो उसके भीतर एक बिलीव पैदा होता है कि यस, इस बिजनेस से पैसा आता है। और पैसा आता है तो मुझे उसके भीतर की, यार जब इतना पैसा आ रहा, उनको पैसा आ रहा, वो इससे फिर पे जा रहे हैं, उनको इतना आ रहा है, तो मेरे भी आएगा एक दिन। और इस तरह का बिलीव पैदा होता है, और बिलीव पैदा होता है, और बिलीव से फिर कहते हैं कि उसको फेथ, यानी कि एक आस्था पैदा होती है। और जब आपकी आस्था पैदा हो जाती है इस बिजनेस में आपके प्रति, जिस तरीके से हम पैदल की कावड़ यात्रा, वैसे कोई हम 10 किलोमीटर एक सब्जी मंडी जाते हैं तो पैदल नहीं जाते हैं, कहीं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो पैदल नहीं जाते हैं, या दूध लेने जाते हैं तो अगर डेयरी थोड़ी दूर है तो हम पैदल नहीं जाते हैं। लेकिन नवरात्रि के भीतर कावड़ यात्रा में हम कहीं बिना चप्पल के जाते हैं, पैदल जाते हैं, क्योंकि वहां हमारी फेथ, आस्था, वहां हमें कोई भी इस तरह का दर्द हो, किसी तरह हो, हम उसको सहन कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से आपके भीतर भी जब इस बिजनेस के प्रति इस तरह की फेथ और इस तरह का आस्था पैदा हो जाएगा, तो आप इस बिजनेस के स्टार रूबी बन जाएंगे। इस बिजनेस को अगर हम सरल और सिंपल भाषा में अगर बात करें, तो ये बिजनेस सिर्फ डिसीजन से लेके एक आस्था तक का सफर है, एक निर्णय लेने से लेके एक आस्था तक का सफर है। और इस जब तक आप इस आस्था के लेवल पे पहुंचते हैं तब से बात इतनी चाहिए। और जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि इसमें बहुत सारे लोगों को लेके आना। जब हम इसमें बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं, बहुत सारी भीड़ के बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं, पहला काम होता है कि हमें कहते हैं कि हमारी लिस्ट बना के लोगों को ज्वाइन कराना, लोगों को ज्वाइन कराना, लोगों को ज्वाइन कराना, लोगों को लाना, प्लान दिखाना, सौदा प्लान, लोगों को ज्वाइन कराना, प्लान दिखाना, ज्वाइन कराना, प्लान दिखाना, ज्वाइन कराना। यानी कि सबसे पहला काम है कि बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाना। और दूसरा काम है कि उन लोगों में से, जिन लोगों को हमने ज्वाइन कराया, उन लोगों में से हमारे को चिन्हित करना, पहचानना, उनको चिन्हित करना कि कौन कौन व्यक्ति इस बिजनेस के प्रति सीरियस है, कौन व्यक्ति अपने सपनों के प्रति सीरियस है, कौन व्यक्ति लर्निंग के प्रति सीरियस है, कौन व्यक्ति जिसको कि हम कहते हैं उसके प्रति सीरियस है। उन लोगों को चिन्हित करना जो कि वास्तव में सीरियस है। और तीसरा काम है कि जिन लोगों को हमने चिन्हित किया जो सीरियस है,
उन लोगों की स्किल बढ़ाने पे काम करना, उसकी पर्सनालिटी को निरंतर निखारने पे काम करना, उनको अपग्रेड करने पे काम करना। जब हमें हमें सिर्फ इसमें ये 3 काम करने हैं, जब हमें ये 3 काम करते हैं तो देखिए कि दुनिया में हर व्यक्ति के पास क्या, हम कहते हैं कि नॉलेज इज द पावर, लेकिन केवल नॉलेज जो है कि नॉलेज लेने से नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ये सारा प्रोडक्ट का नॉलेज है, ये सारी चीजें आपके पास, प्लान प्रेजेंटेशन का नॉलेज है, कम्युनिकेशन का नॉलेज है, सारी चीजें नॉलेज है, लेकिन केवल नॉलेज है तो नॉलेज का चक्का जो है कि सिर्फ वो आधा घूमता है, नॉलेज का चक्का सिर्फ आधा घूमता है। इसके साथ हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक्शन है। और को बहुत सारे लोग अगर बिना नॉलेज के सिर्फ एक्शन कर रहे हैं तो भी एक्शन का चक्का भी आधा घूमता है। हमारे को अगर पूरा करना है तो नॉलेज और एक्शन इनका जो है कि हमारे पास, जब हम इसको करेंगे तब जाके पूरा चक्का घूमेगा। तो हमारे को क्या है कि नॉलेज और एक्शन को मिला के हम जब इस पे काम करेंगे तो दोनों चक्का घूमेगा, पूरा पूरा चक्का घूमेगा, तब जाके आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो हमारे को क्या है कि प्रॉपर सही ज्ञान के साथ सही काम करना, यानी कि प्रॉपर नॉलेज के साथ प्रॉपर हमारे को काम करेंगे, तभी जाके हम जो है कि बड़ा कुछ कर पाएंगे। मैडम टाइम हो गया मेरे हिसाब से आपका, तो इसके यहीं पे मैं एक लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी से मैं एक कहानी को मेरी यहां से मैं बात को खत्म करना चाहता हूं कि एक दिन अकबर और बीरबल जब दोनों राज दरबार में बैठे थे, राज दरबार लगा था, तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में आंखें वाले ज्यादा है या बिना आंखों वाले ज्यादा है? दुनिया में आंखों आंखों जिनके आंखें आंखों वाले ज्यादा है या बिना आंखों वाले ज्यादा है? तो अनायासी बीरबल के मुंह से निकल गया कि बिना आंखों वाले ज्यादा है। तो अकबर ने कहा कि तुम्हारे को कल इसको दरबार में साबित करना होगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं साबित करूंगा। दूसरे दिन बीरबल ने क्या किया कि बाहर जब वो निकला, राज दरबार में जब आते हैं रास्ते में, तो अपनी एक चारपाई लगा के चारपाई को रिपेयरिंग करने का काम करने लग गया। एक व्यक्ति को रजिस्टर पकड़ा दिया, अपने एक व्यक्ति को रजिस्टर पकड़ा दिया, और उसमें कहा कि जो जो भी लोग यहाँ इससे पूछते जाए उनका नाम लिखते जाना, नाम लिखते जाना। तो जो भी लोग आए पूछे कि बीरबल ये क्या कर रहे हो, वो उसका नाम लिख लेता है, बीरबल ये क्या। और जब अकबर निकले तो अकबर ने भी पूछा बीरबल से कि बीरबल ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने अकबर का भी नाम लिख लिया। जब राज दरबार में बीरबल भी गए और बीरबल जाके अकबर ने पूछा कि साबित करो कि दुनिया में आंखें वालों ज्यादा है या बिना आंखों वाले ज्यादा है? तो उन्होंने कहा साहब आंखों वाले ज्यादा है, बिना आंखों वाले ज्यादा है। तो उसने कहा कैसे साबित करो? तो उन्होंने वो रजिस्टर पकड़ा दिया, रजिस्टर में देखा तो उस रजिस्टर में अकबर का भी नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये क्या है? कि सर सबको पता है, वहां से निकल रहे थे कि मैं मेरी चारपाई को ठीक कर रहा था, फिर भी आके मेरे से पूछते कि अकबर ये क्या कर रहे हो? तो आपको पता दिख आंखें नहीं थी क्या? आपको दिख नहीं रहा था कि मैं मेरी चारपाई को ठीक कर रहा हूं? यानी कि तो अकबर जो है कि हंस पड़े और कहा कि यार कि तुम वापस साबित हुए। ठीक इसी तरीके से जब हम इस बिजनेस को लेके फील्ड में जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि ये बिजनेस क्या है, इससे क्या होता क्या नहीं होता, क्योंकि वो जानते बुझते कि आपकी जीवन में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को भी वो नहीं देखते हैं, आपके पर्सनालिटी के भीतर जो परिवर्तन हुआ उसको भी नहीं देखते। लेकिन ये आपको साबित करना पड़ेगा कि हम ये बिजनेस हमारी लाइफ में और आपकी लाइफ में कितना बड़ा कुछ कर सकता है। और जब हम साबित कर लेते हैं तो लोग हमारे साथ आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।